ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 330 और 330 पेज के ऊपर से द्वितीय पंक्ति है। बीच में आया है कथम एतत् अवगम्यते। मिल गया। इस पंक्ति के ऊपर लिखे आक्षेप, पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। कथम एतत् अवगम्यते। बात यह चल रही है प्रथम अध्याय तृतीय पाद और 8 नंबर का यह अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है देवताधिकरण और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है तत् यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत् तथर्षीणाम्। देवताओं का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है। इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो देवता लोगों का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है क्योंकि उनमें भी सामर्थ्य अधिक है, क्योंकि देवता लोग भी विग्रहवान है और देवता लोगों को शरीरधारी मानने पर भी कर्म में कोई विरोध नहीं आता है। उसी प्रकार वेद की प्रामाण्य में अर्थात वेद को नित्यत्व सिद्ध करने में भी कोई विरोध नहीं आता है। ये बात कही। क्यों विरोध नहीं आता है? कि शब्दों से सृष्टि की उत्पत्ति बताई। तो जिन शब्दों से सृष्टि की उत्पत्ति होती है उन शब्दों का स्वरूप क्या है? तो वैयाकरणियों ने कहा कि शब्द का स्वरूप है स्फोट, किंतु स्फोटात्मक शब्द मानने में कोई प्रमाण नहीं है। युक्ति से भी खंडन किया और बताया कि स्फोटात्मक शब्द नहीं है अपितु वर्णात्मक शब्द है और वर्णात्मक शब्द है। उस वर्णों में जो भेद प्रतीति होती है उस प्रतीति का बाधक प्रतिविज्ञा ज्ञान है और वर्णों में जो उदात्तत्वादिक धर्म प्रतीत होते वे धर्म ध्वनि के है न कि वर्णों के। तो वर्णों नित्य है, वर्णात्मक शब्द है। और स्फोटवादी का कहना था कि सभी वर्ण सुनने के बाद एक अमुक पद है ऐसा करके स्फोट उत्पन्न होता है और वो स्फोटात्मक शब्द है। किंतु सिद्धांती कह रहे हैं कि इस प्रकार का स्फोटात्मक शब्द कुछ नहीं है। सभी वर्ण सुनने के बाद जो गो गौ या देवदत्त यज्ञदत्त आदि घट पट आदि करके जो एकम पदम घट इति एकम पदम गौ इति एकम पदम ऐसी जो बुद्धि उत्पन्न होती है उस एक बुद्धि का विषय, उस पद का विषय वर्ण ही है, स्फोट नहीं है। ये कहा सिद्धांतियों ने। इसके ऊपर वो स्फोटवादी कहता है कि एकम पदम गौहु इति एकम पदम या घट इति एकम पदम, जिसको हम स्फोट कहते हैं वो उस बुद्धि का विषय स्फोट नहीं है अपितु वर्ण ही है। ये तुमको कैसा समझ में आया बताओ जरा। सिद्धांति को पूछ रहा है स्फोटवादी कि उस एकत्व बुद्धि के विषय वर्ण है, ये तुमको कैसा मालूम पड़ा? वही प्रश्न है, कथम एतत् अवगम्यते। मिल गया। तो उसको उत्तर दे रहे अब सिद्धांति आगे की पंक्ति से, यतः अस्याम अपि बुद्धौ गकारादय वर्णा अनुवर्तन्ते अर्धविराम न तु दकारादय। ठीक। ये जो पंक्ति आरंभ हुई यत इत्यादि उसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक है। तो देखिए कैसा समाधान कर रहे हैं कि यतः जिससे कि अस्याम अपि बुद्धौ, अस्याम अपि बुद्धौ मतलब गौहु इति एकम पदम एका बुद्धि, ये जो एक पदात्मक बुद्धि हो रही है तो अस्याम अपि बुद्धौ इस बुद्धि में भी क्या गकारादय वर्णा अनुवर्तन्ते, गकारादिक वर्णों की ही अनुवृत्ति होती है। साफ साफ दिखाई दे रहा है गौहु एक पद है तो उसमें गकार औकार विसर्ग मालूम पड़ रहा है। घट इसमें गकार अकार टकार अकार ये मालूम पड़ रहे हैं।
अतः वर्णों को ही विषय करने वाली ये बुद्धि सरल है कि नहीं। और गौहु इस बुद्धि में गकारादि प्रतीत हो रहे, दकारादि प्रतीत होते हैं क्या? नहीं होते हैं, है कि नहीं। तो देखिए यतः क्योंकि अस्याम अपि बुद्धौ गकारादय वर्ण अनुवर्तन्ते न तु दकारादय, इतनी बात लगी। आगे चलिए, यदि ही अस्याः बुद्धेः गकारादिभ्यः अर्थांतरं स्फोटः विषयः स्यात् ततः दकारादयः इव गकारादयः अपि अस्या बुद्धेः व्यावर्तेरन्। अर्धविराम। न तु तथा अस्ति। होगा इतना। देखिए भाई एक एक बात को, ये जो पंक्ति चालू हुई यदि इत्यादि, यदि ही अस्य इत्यादि, यदि के पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में लिखते ननु गोपद बुद्धेः स्फोटः विषयः, अर्धविराम। गकारादीनां तु व्यंजकत्वात् अनुवृत्ति इति अतः आह यदि। ठीक है, ध्यान दीजिए, युक्ति से खंडन किया जा रहा है कि ननु, पूर्व पक्ष बोल रहा है ननु से, फिर उसका उत्तर यदि इत्यादि से कहेंगे। ननु गोप बुद्धे, गोपद बुद्धे, गोपद गौहु ये पद, इस बुद्धि का विषय स्फोट है, ऐसा बोलता है कौन? स्फोटवादी। तो स्फोट विषय गकारादि नाम तो व्यंजकत्वा, फिर गकार की अनुवृत्ति क्यों हो रही पूछेंगे उसको, स्फोटवादी को। ये स्फोटवादी सभी वर्णों को सुनने के बाद गौहु, यह जो एक पद रूप बुद्धि उत्पन्न हो रही है, जिसका विषय आप स्फोट मानते हो, स्फोट को विषय करने वाली यह बुद्धि है, ऐसा तुम्हारा कहना है। तो एक बात बताओ, उसमें उस बुद्धि में गकार औकार इत्यादि वर्ण की अनुवृत्ति क्यों हो रही बताओ। तब वो स्फोटवादी कहता है इसलिए हो रही है कि उस स्फोट रूप शब्द के व्यंजक है गकारादि वर्ण। क्या लिखा? गकारादि नाम तो व्यंजकत्वात् अनुवृत्ति, गकारादि वर्णों से व्यक्त होता है स्फोट, व्यंग्य हुआ स्फोट, व्यंजक हुए गकारादि वर्ण। अतः गौहु इति एकम पदम, इस पद का विषय स्फोट होने पर भी उसमें गकारादि वर्ण की अनुवृत्ति इसलिए हो रही है कि उस स्फोट रूप बुद्धि के व्यंजक, अभिभावक, अभिव्यक्त करने वाले गकारादिक वर्ण है, इसलिए हो रही। किंतु गौ इति एकम पदम, इस पद का विषय तो स्फोट ही है, ऐसा यदि पूर्व पक्ष मतलब स्फोटवादी बोलता है तो उसका उत्तर दे रहे यदि इत्यादि पंक्ति से। तो क्या करें कि यदि ही अस्याः बुद्धे, इस बुद्धि के, कौन बुद्धि? गौहु इति एकम पदम, जिसको स्फोट कहता है वो, इस बुद्धि के विषय कौन है? उसके मत के अनुसार स्फोट है, गकारादि वर्ण नहीं है कि नहीं। तो गकारादिभ्य अर्थांतरम स्फोट विषय स्यात्, गकारादि को छोड़कर वर्णवादी क्या कहते हैं? इस बुद्धि का विषय कौन है? गकारादि वर्ण, और वो क्या कहता है? स्फोट। तो उसको युक्ति से पूछ रहे हैं सिद्धांती, क्या कि गौहु इति एकम पदम, इस बुद्धि का विषय यदि गकारादिक वर्णों को छोड़कर, गकारादिभ्य अर्थांतरम, गकारादिक वर्णों को छोड़कर अन्य अर्थ स्फोट यदि है, स्फोट विषय स्यात्, ततः तब क्या होना चाहिए? तो दकारादय इव, जैसे गौहु इति एकम पदम, इस बुद्धि का विषय द है क्या? नहीं है, फिर कौन है? तुम नहीं, स्फोट मान रहे, स्फोटवादी को पूछ रहे ना, तुम क्या मान रहे? इस बुद्धि का विषय है, स्फोट मान रहे।
दकार को मान रहे क्या? नहीं। तो दकार की अनुवृत्ति जैसी नहीं होती है ना, वैसी गकार की भी अनुवृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप इस बुद्धि का विषय स्फोट को मान रहे हैं। लग गए कि नहीं? हाँ। तो ततः दकारादय इव गकारादय अपि अस्याः बुद्धेः व्यावर्तेरन्, इस बुद्धि से व्यावृत्त होने चाहिए, इस बुद्धि के विषय नहीं बनने चाहिए। कौन? गकारादि भी, है कि नहीं? ये कह रहे हैं। देखो भाई, समझ लीजिए, थोड़ी कल्पना कीजिए, कोई एक वर्ण है, समझ लीजिए घट, एक बुद्धि, घट शब्द सुना, और घट शब्द सुनने के बाद, पूरे वर्ण सुनने के बाद स्फोटवादी के अनुसार एक स्फोट रूप शब्द उत्पन्न होता है, जिसका आकार है घटः इति एकम पदम। क्या आकार है? घटः इति एकम पदम। तो इस बुद्धि का विषय घ है कि नहीं? तो घ विषय बुद्धि में, तो घ विषय बुद्धि हुई, घ विषय, ट विषय, अ विषय, ऐसी बुद्धि हुई वो। तो घ विषय की इस बुद्धि में द विषय है क्या? नहीं है, नहीं है ना। उस प्रकार यदि घट इति एकम पदम, इस बुद्धि का विषय यदि स्फोट है, तो उस बुद्धि का विषय घ भी नहीं होना चाहिए। जैसे घट इति एकम पदम, इस बुद्धि का विषय है कि नहीं? स्फोट को मन में मत रखिए थोड़ी देर के लिए। तो घट इति एकम पदम, इस बुद्धि का विषय घ है कि नहीं? द है क्या? नहीं। तो जैसे इस बुद्धि का विषय घ ही है, ट ही है, द ख अन्य वर्ण नहीं है, ये कई विषय है कि नहीं? उस प्रकार हे स्फोटवादी, तुम घट इति एकम पदम, इस बुद्धि का विषय यदि स्फोट को मानते हो, तो स्फोट ही विषय होना चाहिए, ग आदि घ आदि विषय नहीं होना चाहिए। जैसे गौहु इति एकम पदम, इस बुद्धि का विषय स्फोटवादी किसको मान रहा है? इस बुद्धि का विषय कौन? स्फोट। तो स्फोट ही विषय होना चाहिए, ग क्यों विषय होना चाहिए फिर? जबकि ग भी विषय बन रहा है, औ भी विषय बन रहा है, ये क्यों बन रहा है फिर? वो तो नहीं होना चाहिए। यदि वो कहेगा क्या गकार आदि वर्ण क्या है? व्यंजक है, अतः उसकी अनुवृत्ति होती है, किंतु उसको बताना, स्फोटवादी को बताएंगे, अरे भाई तुम बहुत अभी अल्पज्ञ हो। ये ध्यान रखिए कि व्यंग्य में व्यंजक की अनुवृत्ति कहीं पर भी होती नहीं है, जो कि तुम यहां मान रहे हो। बोलेंगे उदाहरण, जैसे वन्नी और धूम, धूम व्यंजक है, प्रकट करने वाला, ज्ञान कराने वाला, और व्यंग्य है कौन? वन्नी, ज्ञान होने वाला, है कि नहीं? तो व्यंजक धूम से जब वन्नी का ज्ञान हो जाता है कि पर्वत वन्यमान, इस ज्ञान में, इस बुद्धि में व्यंजक ऐसे धूम की अनुवृत्ति हो रही क्या? नहीं हो रही है। पर्वतो वन्यमान, इस बुद्धि का विषय कौन है? पर्वत है और वन्य है, धूम थोड़ी है कि नहीं? इससे सिद्ध क्या हुआ? व्यंग्य में व्यंजक की अनुवृत्ति होती नहीं है। और यहां पर तुम गकारादि वर्णों को क्या मान रहे हो? व्यंजक। और उससे व्यंग्य किसको मान रहे हैं? स्फोट को, स्फोट रूप शब्द को। व्यंग्य हुआ कौन? स्फोट। तो गौहु इति एकम पदम, इस बुद्धि का विषय यदि स्फोट है, तो स्फोट ही विषय होना चाहिए, गकार क्यों होना चाहिए? और तुम कहोगे कि गकार व्यंजक है इसलिए उसका विषय होता है, यह नहीं होता है, क्योंकि व्यंग्य में व्यंजक की अनुवृत्ति होती नहीं है। तो स्फोट में गकारादिक जो व्यंजक है उसकी अनुवृत्ति नहीं होनी चाहिए, जबकि अनुवृत्ति हो रही है। अतः गौ इति एकम पदम, इस बुद्धि का विषय स्फोट नहीं है, अपितु गकारादिक वर्ण ही है। बात लग रही कि नहीं? चलिए पंक्ति को देखिए मूल में, यदि ही अस्याः बुद्धे, है कि नहीं, एकम पदम, गौ इति एकम पदम, इस बुद्धि का विषय गकारादिभ्यः, गकारादिक वर्णों से भिन्न अर्थांतरम, अर्थांतर मतलब कौन? स्फोट। अर्थांतरम स्फोट विषय स्यात्, स्फोट यदि विषय मानेंगे तो ततः, तो जैसे
गौ इति एकम पदम इस बुद्धि का विषय दकार नहीं है, वैसे गकार भी नहीं होना चाहिए। तथा दकारादय इव गकारादय अपि अस्या बुद्धि व्यावर्तेर, इस बुद्धि से व्यावृत्त होने चाहिए, किंतु होते नहीं। वही कह रहे न तू तथा अस्ति, तू तथा न अस्ति, अर्थात गकारादिक वर्णों की व्यावृत्ति नहीं हो रही है। अतः गकारादिक वर्ण ही उस बुद्धि का विषय मानो, वर्ण को ही उस बुद्धि का विषय मानो, स्फोट को मत मानो। खंडन कर दिया। लगा पंक्ति न तो तथा अस्ति, इसके ऊपर एक वाक्य लिखिए। गकारादीनाम व्यावृत्ति ही नास्ति, व्यावृत्ति ही नास्ति, पूर्ण विराम। व्यंग्य वन्नी बुद्धौ, व्यंग्य वन्नी बुद्धौ व्यंजक धूमानुवृत्ते है, व्यंजक धूमानुवृत्ते है, धूम अनुवृत्ते है अदर्शनात्, अदर्शनात् अर्धविराम व्यंग्य स्फोट चेत, व्यंग्य स्फोट चेत गकारादीनाम अनुवृत्ति ही, गकारादीनाम अनुवृत्ति न स्यात्, न स्यात्, पूर्ण विराम। भवति च अनुवृत्ति, भवति च अनुवृत्ति। अतः अतः तस्याः बुद्धेः, तस्याः बुद्धेः स्फोटः विषयः, स्फोट विषयः न भवति, स्फोट विषयः न भवति। हो गया? देखिए भाई यार, गकारादि नाम व्यावृत्ति ना, व्यावृत्ति नहीं है, अभी तो अनुवृत्ति है। और दूसरी बात, व्यंग्य ऐसी जो वन्य बुद्धि में व्यंजक धूम की अनुवृत्ति दिखाई देती नहीं, अदर्शनात्। इसलिए करे उस प्रकार व्यंग्य को ने यहां पर स्फोट, तुम्हारे मत में, स्फोटवादी के मत में, तो व्यंग्य स्फोट चेत गकारादि नाम अनुवृत्ति न स्यात्, क्योंकि व्यंजक है गकारादि, उसकी अनुवृत्ति नहीं होनी चाहिए। भवती च अनुवृत्ति की तो अनुवृत्ति तो हो रही है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। गौ इति एकम पदम, इसमें ग औ विसर्ग उसका विषय है, मालूम पड़ रहा है। भवती च अनुवृत्ति अतः न स्फोट विषय, अतः उस बुद्धि का विषय स्फोट नहीं है, अपितु गकारादिक वर्ण ही है। लग गया स्फोटवादियों का खंडन। आइए आगे। न तो तथा अस्ति तस्मात् इयम एक बुद्धि वर्ण विषया एव स्मृति। इसलिए सिद्धांत वाक्यांति में बता रहे, उपसंहार कर रहे हैं कि इयम एक बुद्धि, ये जो एक बुद्धि, एक बुद्धि मतलब जैसे गौ पद सुना तो गौ इति एकम पदम, घट शब्द के सभी वर्ण सुने, उसके बाद घटः इति एकम पदम, ये जो बुद्धि उत्पन्न होती है ना, जिसको स्फोटवादी स्फोट कहता है, वो स्फोट नहीं है, वो एक बुद्धि है, वो वर्ण विषय का ही है, वर्ण को ही विषय करने वाली है, अर्थात वर्णात्मक ही पद है, ये कहना। तस्मात् इयम एक बुद्धि वर्ण विषया, वर्ण को विषय करने वाली स्मृति ही, क्योंकि वर्ण सुने, संस्कार हुआ और उस संस्कारों से स्मृति हो गई। घट इति एकम पदम, गौ इति एकम पदम, तो स्मृति है। एक बुद्धि, बुद्धि वर्ण विषया स्मृति, लगा इतना। आगे चलिए। ननु अनेकत्वात् वर्णानाम नैक बुद्धि विषयता उपपद्यते इति उक्तम। पीछे जो आरोप किया था स्फोटवादी ने वर्णवादी के ऊपर, उसका स्मरण करा रहा है। वो क्या कह रहा है देखिए, ननु, तो ननु से, ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक, ध्यान दीजिए। अब वो स्फोटवादी वर्णवादियों को पूछ रहा है,
क्या हे वर्णवादी, तुम उस एक बुद्धि का विषय वर्णों को मान रहे हो, लेकिन वे वर्ण एक है क्या अनेक है? तो वर्ण कितने हैं? अनेक है। जैसे गौ इति एकम पदम, इस गौ इस पद में कितने वर्ण हैं? अनेक है। गकार औकार विसर्ग एक से भिन्न जितने हैं वो सब अनेक कहलाते हैं, तो अनेक वर्ण है। तो वर्ण अनेक है और बुद्धि उत्पन्न हो रही एक, तो अनेकों में एक बुद्धि उत्पन्न होना संभव कैसा है? कैसा हो सकता है? और मानेंगे तो भ्रम रूप मानना पड़ेगा उस बुद्धि को। कौन कह रहा है? स्फोटवादी, है कि नहीं? अतः वो एक बुद्धि वर्णों को विषय कर रही है ऐसा मत मानो, अपितु वह एक प्रकार का स्फोट ही है ऐसा मानो। ये बोल रहा है कौन? स्फोटवादी। ठीक है। ननु अनेकत्वात् वर्णानाम, वर्ण कितने हैं? अनेक। तो वर्णानाम अनेकत्वात् न एक बुद्धि विषयता उपपद्यते, एक बुद्धि विषयता न उपपद्यते। क्यों? वर्णानाम अनेकत्वात्, वर्ण अनेक होने के कारण वे सभी वर्ण एक बुद्धि के विषय बन नहीं सकते, है कि नहीं? एक बुद्धि विषयता न उपपद्यते, इस शब्द का अर्थ लिखिए। अनेकेषु अर्थ मतलब क्या होगा? देखिए, अनेकेषु एकत्व बुद्धे भ्रमत्वात्, उपपद्यति के ऊपर लिखिए वाक्य, उस तात्पर्य क्या? अनेकेषु एकत्व बुद्धे भ्रमत्वात्, मतलब क्या? अनेक वर्णों में एक बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती है, और मानोगे तो भ्रम मानना पड़ेगा, ये कहना। अनेकों में एक बुद्धि उत्पन्न होना वो क्या हो जाएगा? भ्रम। ठीक है। इसलिए भ्रमरूप बुद्धि को मत मानो, अपितु उसको मानो क्या? स्फोट, ये कहना। देखिए पंक्ति, ननु अनेकत्वात् वर्णानाम न एक बुद्धि विषयता उपपद्यते, एक बुद्धि विषयता न उपपद्यते इति उक्तम, ये हमने पीछे कहा है। और वर्ण विषय कई उस एक बुद्धि को मानेंगे, मानोगे तो भ्रमरूप मानना पड़ेगा, ये कहा है पीछे। तो उसका उत्तर दे रहे, तत्प्रतिभ्रूमः, तत्प्रतिभ्रूम, इसके ऊपर लिखिए समाधानम। उत्तर दे रहे सिद्धांती, ऐसे प्रश्न करने वाले के प्रति हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखिए, संभवति अनेकस्य अपि एक बुद्धि विषयत्वम, मिल गया अन्वय। अनेकस्य अपि एक बुद्धि विषयत्वम संभवति, ठीक है। सिद्धांती कह रहे हैं अनेकों में भी, अनेक भी एक बुद्धि का विषय बन जाती है और वो भ्रमरूप नहीं है। ऐसा हम उदाहरण दिखाएंगे आपको। है तो कितने? अनेक। बुद्धि उत्पन्न हो रही क्या? एक, और वो भ्रमरूप भी नहीं है। उस प्रकार वर्ण अनेक होने पर भी एकम पदम, ये बुद्धि उत्पन्न होने में कोई दिक्कत नहीं है, ये कहना, ठीक है ना। क्योंकि हाँ, क्या लिखा है? अनेकस्यापि एक बुद्धि विषयत्वम संभवति। कैसे? आगे दे रहे हैं, पंक्ति ही मिल गया ना। औपाधिक उपाधिकृत एकत्व संभव है, ये कह रहा है। तो ये जो पंक्ति है ना, उसके पहले संभवती इत्यादि, संभवती के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, अनेकस्य अपि, अनेकस्य अपि औपाधिकम, औपाधिकम एकत्वम युक्तम, औपाधिकम एकत्वम युक्तम इति आह संभवति इति। ठीक है। अर्थ देखिए भाई, अनेकों में भी, अनेकों में भी एकत्व, औपाधिक उपाधिकृत एकत्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे? उदाहरण, पंक्ति ही, वनम, सेना, शतम, सहस्रम इत्यादि दर्शनात् बहुत सारे उदाहरण दिए। जैसे शब्द है पंक्ति ही, पंगत, लाइन। तो पंक्ति कहने में पंक्ति एक है कि नहीं? पंक्ति एक है, किंतु उस पंक्ति में
एक ही व्यक्ति है क्या? अनेक व्यक्ति है कि नहीं? तो अनेकों में भी एकत्व बुद्धि उत्पन्न हुई कि नहीं? हो गई। औपाधिक, उपाधिकृत, स्थानकृत उपाधि, वहां पर एक स्थान में सभी है, ठीक है ना? अच्छा, वनम, यहां पर भी वन मतलब क्या? एक ही वृक्ष को वन कहते हैं क्या? नहीं, अनेक हजारों लाखों वृक्ष जहां होंगे तब उसको कहते हैं क्या? वन। तो अनेक वृक्षों में एक बुद्धि उत्पन्न हुई, कौन? वन। और भ्रमरूप, भ्रमरूप भी नहीं है, औपाधिक ही है, अनेकों में एक बुद्धि है कि नहीं? और सेना, सेना मतलब ये कई सैनिक है क्या? उसमें बहुत सारे, तो भी सेना। शतम, बहुत सारे रुपए हैं, है कि नहीं? 1 2 3 4 90 99 तक, और एक मिलाया तो 100 हो गए। तो बहुतों में एक बुद्धि उत्पन्न हो कि नहीं? 100 है करके, है कि नहीं? उसी प्रकार सहस्रम इत्यादि दर्शनात्, बहुत उदाहरण दिए। लगा इतना? अतः अनेकों में एक बुद्धि उत्पन्न होने में कोई दिक्कत नहीं, और वो भ्रमरूप भी नहीं है। पूर्व पक्ष ने कहा था कि नहीं, वो भ्रमरूप मानना पड़ेगा, अनेकों में एक बुद्धि कैसी होगी? तो होगी। अतः वर्ण अनेक होने पर भी एकम पदम, ये वर्णात्मक बुद्धि उत्पन्न होती है, ये कह दिया। और करे, या तू गौः इति एको एकः अयं शब्दः इति बुद्धि सा बहुषु एव वर्णेषु एकार्थावच्छेद निबंधना औपचारिकी वन सेनादि बुद्धिवत एव। ठीक है जी, शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। गौः इति एकः अयं शब्दः इति, गौः इति एकः अयं शब्दः इति, उसके पीछे आइए, या तू, आगे बुद्धि सा, अंतिम में जाएंगे, वन सेनादि बुद्धिवत एव, वन सेनादि बुद्धिवत एव, पीछे बहुषु एव वर्णेषु एकार्थ अवच्छेद निबंधना औपचारिकी। हो गया अन्वय, ठीक है। मूल की जो पंक्ति भाष्य की या तू यहां से आरंभ हुई है, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उदाहरण, ननु ननु उदाहरणे उदाहरणे एकदेशादि उपाधि अस्ति, एकदेशादि उपाधि अस्ति, प्रकृते प्रकृते कः उपाधि, कः उपाधि इति अतः आह, इति अतः आह यातु इति। ठीक है, पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि जो आपने पंक्ति, वनम, सेना इत्यादि उदाहरण दिए कि नहीं, तो तत्र एक देश आदि, एक देश में स्थित है, इसलिए पंक्ति आदि बुद्धि उत्पन्न हो गई, वन आदि बुद्धि उत्पन्न हो गई, तो वहां पर एक देश आदि उपाधि है उदाहरण में। किंतु प्रकृत प्रसंग जिसका चल रहा है कि अनेक वर्णों में एक बुद्धि उत्पन्न हो रही है, वहां पर कौन उपाधि बताओ? क उपाधि इति अतः आह, तो बता रहे सिद्धांति या तो इत्यादि पंक्ति से। तो अन्वय किया, अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए आप, गौः इति एकः अयम शब्द, गौः इति इस प्रकार का, एक अयम शब्द, अयम शब्द एक ही ये शब्द है, इति या तु बुद्धि, इस प्रकार की जो एक बुद्धि उत्पन्न हुई, सा, क्या सा? वन सेनादि बुद्धिवत, वनम, सेना इत्यादि बुद्धि की तरह, इत्यादि ज्ञान की तरह, क्या? बहुषु एव वर्णेषु, अनेक वर्णों में भी एक बुद्धि उत्पन्न हुई है। और कौन उपाधि वहां पर? उपाधि बता रहे, बहुषु एव वर्णेषु एकार्थ अवच्छेद निबंधना, ये उपाधि है, इसलिए वो बुद्धि औपचारिकी गौण बुद्धि है। जैसे वनम, सेना, ये गौण बुद्धि है, उस प्रकार एकम पदम, यह बुद्धि भी गौण है और औपाधिकी है। कौन उपाधि? एकार्थ अवच्छेद निबंधना, यह है। क्या है इसका मतलब? लिखिए इसका अर्थ, इस शब्द का अर्थ,
एकार्थ बोधकत्व निमित्तकम, एकार्थ बोधकत्व निमित्तकम, यह अर्थ है। एकार्थ बोधकत्व निमित्तकम, ठीक है। चलिए भाई, तो बहुषु वर्णेषु एकार्थावच्छेद निबंधना, निबंधन निमित्त, एकार्थावच्छेद मतलब एकार्थ बोधकत्व, एक ही अर्थ को बोध कराना, यही है वहां पर एक बुद्धि उत्पन्न होने में निमित्त। जैसे गौहु कह दिया तो उससे एक गौ अर्थ का ही क्या होता है, बोध होता है। अतः अनेक वर्णों में एक बुद्धि उत्पन्न हुई, क्योंकि एक अर्थ का बोध हो रहा है। घटः ये कह दिया तो वर्ण अनेक है, तो अनेक वर्णों में भी एक बुद्धि उत्पन्न हो रही, क्यों? एक अर्थ का बोध वो कर रहा था इसलिए, तो वही कह दिया। एक अर्थ बोधकत्व, एक अर्थ का बोध कराना रूप निमित्त के कारण अनेक वर्णों में एक बुद्धि उत्पन्न हो रही है, तो उपाधि मिल गई एकार्थ बोधकत्व, ये बात बता दी। तो एकार्थावच्छेदन अवच्छेद निबंधना औपचारिकी वन सेनादि बुद्धिवत, लग गया इतना। आगे चलिए, अत्राह भाष्य में पंक्ति मिली, तो अत्राह के ऊपर लिखिए आक्षेप, पुनः आक्षेप कर रहा है वो पूर्व पक्षी स्फोटवादी, ठीक है। और अत्र के पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण, वर्ण साम्ये अपि वर्ण साम्ये अपि पद भेद दर्शनात्, पद भेद दर्शनात् वर्णातिरिक्तम, वर्णातिरिक्तम स्फोटाख्यम पदम, स्फोटाख्यम पदम अंगीकार्यम, अंगीकार्यम इति स्फोटवादी शंकते, इति स्फोटवादी शंकते अत्राह इति, ठीक है। देखो भाई, वो कहता है स्फोटवादी कि अनेक वर्णों में एक बुद्धि उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो वर्णों में अनेक वर्ण है कि नहीं, वर्ण उतने ही लेंगे हम, किंतु उसको इधर उधर कर देंगे उल्टा सुल्टा, तो भी वही एक बुद्धि उत्पन्न होनी चाहिए। होती है क्या? नहीं, अन्य अन्य बुद्धि उत्पन्न होती है। अतः क्या उस वर्णों से अतिरिक्त कोई स्फोट ही मानना चाहिए, ये कहता है। क्या लिखा? वर्ण साम्य भी, वर्ण समान होने पर भी पद भेद दर्शनात्, पदों का भेद दिखाई देने के कारण वर्णातिरिक्तम, वर्णों से अतिरिक्त स्फोटाख्यम पदम अंगीकार्य, स्फोट नाम का पद मानना चाहिए, ऐसा स्फोटवादी कहता है, बोलता है। देखिए क्या कहता है, अत्राह इत्यादि पंक्ति से, पंक्ति पढ़ता हूं भाष्य में। यदि वर्णा एव सामस्तेन एक बुद्धि विषयताम अपद्यमानाः पदम स्युः, ततः जारा, राजा, कपिः, पिकः इत्यादिषु पद विशेष प्रतिपत्ति ही न स्यात्। कितनी दिमाग लगाता है, देखिए पूर्व पक्षी क्या कहता है, शुरू से देखिए। यदि वर्णा एव सामस्तेन, सामस्तेन इसका अर्थ लिखिए सम्मिल्य, सम्मिल्य, ठीक है। मतलब क्या, वर्ण ही सब मिलकर एक बुद्धि को उत्पन्न करते हैं, ऐसा यदि तुम कह रहे हो। कौन बोल रहा है? स्फोटवादी बोल रहा है। किनको? वर्णवादियों को। हे वर्णवादी, अनेक वर्ण मिलकर वो एक बुद्धि उत्पन्न होती है, ऐसा यदि तुम कहते हो, तो जिन वर्णों से वो एक बुद्धि उत्पन्न हुई है, बराबर एक बुद्धि उत्पन्न हुई है, एकम पदम ऐसी, तो उन्हीं वर्णों को हम लेंगे और उल्टा सीधा कर देंगे,
तब भी वही एक पद रूप बुद्धि उत्पन्न होनी चाहिए, ये दूसरा पद है, ऐसी बुद्धि उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पहली एक पद रूप बुद्धि जिन वर्णों से उत्पन्न हुई थी उसी वर्णों को हमने लिया, केवल उल्टा सीधा कर दिया, इतना ही तो किया। तो अन्य बुद्धि, अन्य ये पद है, ऐसी बुद्धि नहीं उत्पन्न होनी चाहिए फिर, जबकि अन्य बुद्धि उत्पन्न हो रही। जैसे उदाहरण राजा ये पद है, तो राजा इस पद में अनेक वर्ण है कि नहीं, तो अनेक वर्ण इस सुनने के बाद जो राजा इति एकम पदम ये बुद्धि उत्पन्न हो रही है कि नहीं। तो ये बुद्धि उत्पन्न हुई। अब किन वर्णों से उत्पन्न हुई वो? रा, र, आ, ज, आ, इतने। अब क्या करेंगे हम? उल्टा कर देंगे, जा रा, राजा का क्या कर देंगे? जा रा, वही वर्ण लिया है, अतिरिक्त एक भी वर्ण नहीं लिया। तो उन वर्णों से भी क्या होना चाहिए? वही एक राजा इति एकम पदम, यही बुद्धि उत्पन्न होनी चाहिए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। दूसरा जारा इति एकम पदम, ऐसी बुद्धि उत्पन्न होती है, मतलब पद भिन्न भिन्न हुए, वर्ण तो वही है फिर। इसका मतलब वर्णों से जो एक बुद्धि उत्पन्न होती है ना, उसको स्फोट मानो। वो वर्णों को ही विषय करने वाला एक पद बुद्धि है, ऐसा मत मानो। कौन कह रहा है? स्फोटवादी। किनको? वर्णवादियों को। बात समझ में आ रही कि नहीं? पंक्ति को देखिए पुनः। यदि वर्णा एव सामस्तेन मिलकर एक बुद्धि विषयताम आपद्यमाना, एक बुद्धि विषयता को प्राप्त हुए ऐसे वर्ण ही पदम स्युः पद हो जाते, तो पदम स्युः पद यदि होते तो ततः तब तो जारा राजा लग गया। उसी प्रकार कपि, उसका उल्टा कर देंगे पिकः इत्यादिषु पद विशेष प्रतिपत्ति न स्यात्। पद विशेष प्रतिपत्ति, इसका अर्थ लिखिए पद भेद प्रतिपत्ति। पद भेद प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान। ये पद भिन्न भिन्न इस प्रकार का ज्ञान नहीं होना चाहिए। न स्यात्, पद विशेष प्रतिपत्ति न स्यात्। क्यों? वो कह रहा है ते एव ही वर्णाः इतरत्र च प्रत्यवभासन्ते इति। ते एव वर्णाः, ते वर्णा मतलब राजा शब्द में जो वर्ण है वही वर्ण लिया हमने, केवल इतरत्र इतरत्र कर दिया, उल्टा सुधा कर दिया, जारा कर दिया, कपि का कर दिया पिकः, वो वर्ण तो वही है ना। ते एव ही वर्णाः इतरत्र प्रत्यवभासन्ते इति। लग गया जी। तो क्या बोल मिलाकर क्या कहना हुआ स्फोटवादी का? कि वर्णों से मिलकर यदि एक पद बुद्धि उत्पन्न होती है तो उन्हीं वर्णों को उल्टा सीधा करने पर वही पद बुद्धि उत्पन्न होनी चाहिए, न कि भिन्न। जबकि भिन्न भिन्न पद ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब वर्णों से उत्पन्न होने वाली वो एक बुद्धि रूप पद कोई वर्ण रूप पद नहीं है, अपितु उसको स्फोट मानो। स्फोट तो अलग अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह दिया किसने? स्फोटवादी ने। अब उसका खंडन करना है पुनः। कह रहे आगे अत्र वदामः, मिल गया। सिद्धांती बोल रहे अतः लिखिए उसके ऊपर समाधानम। ठीक है, आइए अत्र वदामः। अत्र के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, क्रम विशेषः, क्रम विशेषः पद विशेष नियामकः, पद विशेष नियामकः अर्धविराम। अन्यथा अन्यथा स्फोट विशेष अभिव्यक्ति, स्फोट विशेष अभिव्यक्ति ही अपि न स्यात्। स्फोट विशेष अभिव्यक्ति अपि न स्यात् इति आह अत्र वदामः इति। देखो भाई अर्थ हो गया ना। अर्थ देखिए, तो सिद्धांती उत्तर दे रहे किस बात को मन में रखकर, वो आपको लिख के दिया। सिद्धांती कह रहे कि अरे भाई एकम पदम है कि नहीं, जैसे घट इति एकम पदम,
गौ इति एकम पदम, राजा इति एकम पदम, जारा इति एकम पदम, ये जो एक पदम बुद्धि उत्पन्न हो रही ना, वह बुद्धि क्रम विशेष की अपेक्षा रखती है। तो क्या लिखा? क्रम विशेष पद विशेष नियामक। उस पद को उत्पन्न करने के लिए वही वर्ण रहेंगे तो भी उन वर्णों का भी क्या होता है? क्रम होता है। उस क्रम से जो वर्ण रहेंगे उससे उसी प्रकार की एक बुद्धि उत्पन्न होगी। उन वर्णों का क्रम बिगड़ देंगे तो वो एक बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी। अर्थात एक बुद्धि का नियामक, पद विशेष का नियामक कौन है? वर्णों का क्रम। ऐसा हम कहते हैं, सिद्धांती बोल रहे हैं। अरे तुमको भी मानना पड़ेगा स्फोटवादियों को, तुमको तुम्हारे मत की भी गड़बड़ होगी। वर्णवादी कह रहे किसको? स्फोटवादी को। कैसे? थोड़ा ध्यान दीजिए, आगे लिखा ना, अन्यथा। अन्यथा मतलब क्रम विशेष को नियामक नहीं मानेंगे तब स्फोट विशेष अभिव्यक्ति अपनी न स्यात्, स्फोट विशेष की अभिव्यक्ति भी नहीं होगी। कैसे? ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जैसे राजा ये वर्ण उच्चारण हुई, और स्फोटवादी के मत में क्या स्फोट उत्पन्न होता है? राजा इति एकम पदम, ये स्फोट उत्पन्न होता है कि नहीं? तो यह स्फोट उत्पन्न हुआ किन से? राजा इन वर्णों से। वर्णों से स्फोट उत्पन्न मानता है, अभिव्यंजक मानता है ना, व्यंजक मानता है ना वो स्फोट वर्णों को। वर्ण व्यंजक है, स्फोट व्यंग्य है। तो स्फोट का व्यंजक जो वर्ण, कौन वर्ण है वो? राजा। अब उन्हीं वर्णों को हम क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, जा रा। वर्ण तो वही है ना, और व्यंजक है ना वो वर्ण। तो इन वर्णों से भी, जारा, इन वर्णों से भी वही स्फोट उत्पन्न होना चाहिए। होता है क्या तुम्हारे मत में वही स्फोट? तुम तो कहते नहीं, जारा इति एकम पदम अलग स्फोट हो गया। तो क्यों अलग स्फोट हो गया? फिर व्यंजक कौन है? वर्ण। और जिन वर्णों से राजा इति एकम पदम ऐसा स्फोट उत्पन्न हुआ, उसी वर्ण, उन्हीं वर्णों को तो हम ले रहे हैं, अन्य वर्ण तो नहीं ले रहे हैं। केवल उल्टा कर दिया, क्या? जारा। तो उन वर्णों से भी वही स्फोट उत्पन्न होना चाहिए, राजा इति एकम पदम। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तब तो तुम बोल रहे नहीं नहीं, क्या? जारा इति एकम पदम अलग स्फोट उत्पन्न हुआ। क्यों उत्पन्न हुआ फिर? इसका मतलब वर्णों का क्रम, स्फोट उत्पन्न होने के लिए वर्णों का क्रम तुमको भी अभिप्रेत है, तुमको भी मानना पड़ता है। उस प्रकार हम भी कहेंगे क्या? पद विशेष का नियामक कौन है? वर्णों का क्रम है। तो राजा, रकार, आकार, जकार, आकार रहेगा तभी उत्पन्न होगा राजा इति एकम पदम, ये पद उत्पन्न, पद की अभिव्यक्ति होगी, न कि जारा ऐसा रहने पर, क्योंकि वो क्रम हमको यहां पर अपेक्षित नहीं है। क्रम विशेष नियामक है ना? ये उत्तर दिया, लग गया? हाँ। और क्रम विशेष को तुमको भी मानना पड़ता है, अतः तुम्हारे हमारे बात में बात समान हो गई। अतः वर्णों से एक पद ही होता है कि नहीं? न किस कोई स्फोट। जो पद है वो एकम पदम, ये पदार्थ वर्णात्मक शब्द ही है, वो कोई स्फोट नहीं है। ये देखिए, क्रम विशेष पद विशेष नियामक, अन्यथा स्फोट विशेष अभिव्यक्ति अपि न स्यात् इति आह। इस बात को मन में रखकर उत्तर दे रहे सिद्धांती, अत्र वदामः, इन पंक्ति से। पंक्ति देखिए भाष्य में, अत्र वदामः क्या? सत्यपि समस्त वर्ण प्रत्यवमर्षे यथा क्रमानुरोधिन्यः एव पिपीलिकाः पंक्ति बुद्धिम आरोहन्ति एवं क्रमानुरोधिनः एव वर्णाः पद बुद्धिम आरोक्षन्ति। मिल गया? हाँ, देखिए शुरू से, थोड़ा पहले शुरू के 2-3 शब्द में आने। समस्त वर्ण प्रत्यवमर्षे, पीछे सत्यपि, आगे यथा, बाकी सब ठीक है। तो ये जो है ना, समस्त वर्ण प्रत्यवमर्षे, इसका अर्थ लिखिए पहले। शब्दे सर्वेषां वर्णानां, शब्दे सर्वेषां वर्णानां प्रत्यवमर्षे बराबर भाने सत्यपि, सत्यपि, सत्यपि हो गया। अर्थ देखिए भाई, शब्द में सभी वर्णों का प्रत्यावमर्श अर्थात भान होने पर भी,
मतलब कैसे, ध्यान दीजिए, राजा जितने वर्ण है ना, फिर जारा कर दिया तो वही सभी वर्ण का उसमें भी भान होने पर भी लग गया। देखिए, समस्त वर्ण प्रत्यवमर्शे सत्यपि यथा क्रमानुरोधिन, दृष्टांत दे रहे पहले कि यथा क्रमानुरोधिन्य एव पिपीलिकाः पंक्ति बुद्धिम आरोहंती। पिपीलिका, पिपीलिका चिटिया, मुंग्या, चिटिया, वो उनकी पंक्ति है, लाइन है। यह बुद्धि कब होती है, जब वो सीधी एक लाइन में रहते, तब क्रम रहता है उनका, तब तो क्रम के अनुसार, क्रम का अनुरोध से ही उन चिट्टियों में क्या पंक्ति इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होती है। और वो यदि क्रम से नहीं रहेगी, इधर उधर रहेगी, तो पंक्ति कोई बोलेगा क्या, नहीं बोलेगा। तो जैसे यथा क्रमानुरोधिन्य, क्रम के अनुसार ही पिपीलिका, पिपीलिका सभी चिटिया पंक्ति बुद्धि में आरोहंती, पंक्ति बुद्धि में आरूढ़ होती है, अर्थात उनमें पंक्ति बुद्धि होती है। उस प्रकार एवं क्रमानुरोधिन एव वर्णा, क्रम से, क्रम के अनुसार यदि वर्ण रहेंगे, वो जिस जिस शब्द में जिस जिस प्रकार का क्रम अपेक्षित है उस क्रम से यदि वर्ण रहेंगे तभी वो एक बुद्धि, एक पद रूप बुद्धि उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं। एवं क्रमानुरोधिन एव वर्णाः, क्रम के अनुरोध से ही वर्णों में पद बुद्धि आरोक्षंती, पद बुद्धि आरूढ़ होती है, पद बुद्धि हो जाती है। वर्णों में पद बुद्धि तब होती है जब वे वर्ण क्रमशः रहते हैं, जैसा क्रम निश्चित हुआ है पहले से, ठीक है कि नहीं। हाँ, अतः राजा, इस क्रम से राजा इति एकम पदम, ये बुद्धि उत्पन्न होगी, न कि जारा ऐसा क्रम रहने से, ठीक है। और जारा ऐसा क्रम रहने पर जारा इति एकम पदम, ऐसी बुद्धि उत्पन्न होगी, न कि राजा इति एकम पदम, क्रम की अपेक्षा है। लग गया, वही लिख रहे हैं। एवं क्रमानुरोधिन एव वर्णाः पद बुद्धिम आरोक्षन्ति, पद बुद्धि में आरूढ़ होते हैं। तत्र वर्णानाम अविशेषे अपि क्रम विशेष कृता पद विशेष प्रतिपत्ति ही न विरुध्यते। मिल गया। तत्र वर्णानाम अविशेषे अपि, अविशेषे इसका अर्थ लिखिए भेदाभावे, अविशेषे का मतलब भेदाभावे लिखिए। वर्णानाम अविशेषे भी, वर्णों में भेद न रहने पर भी, जैसे राजा जितने वर्ण है उतने ही वर्ण है, किसमें, जारा में। कपि जितने वर्ण है उतने ही वर्ण है, किसमें, पिकह में। उस प्रकार तो वर्णानाम अविशेषे अपि भेदाभावे अपि क्रम विशेष कृता, विशेष प्रकार के क्रम से की गई है पद विशेष प्रतिपत्ति, पद विशेष का ज्ञान, पद विशेष प्रतिपत्ति ही न विरुध्यते, इसलिए उसमें कोई विरोध नहीं है। वर्णों से ही एक पद बुद्धि उत्पन्न होती है, वो कोई स्फोट नहीं है, ऐसा कहने में कोई विरोध नहीं है। स्फोटवादियों का खंडन हुआ। लग गया इतना, ये बात हो गई। अब नई बात चालू होगी। क्या नई बात चालू होगी कि भाई इतने ही वर्ण इसी क्रम से हो तब इस अर्थ का बोध कराते, ये ज्ञान कैसा होता है आपको, ये कैसा मालूम पड़ता है, ये बात बताओ। फिर अब दूसरा विषय निकल रहा है, अतः आगे वाक्य आ रहा है वृद्ध व्यवहार इत्यादि, किंतु उसका विचार हम लोग कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।